नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 अर्थात इतिहास। तो हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने बात करी थी फ्रेडरिक सारियू के चित्र की। हमने जाना कि 1848 में फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें से हमने पहले चित्र पर चर्चा की थी। उस चित्र में हमने देखा था कि स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना हो रही है। अलग अलग राष्ट्रों के लोग अपने अपने ध्वज लिए हुए स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना किए जा रहे हैं। इसके साथ ही निरंकुश संस्थान ध्वस्त पड़े थे। तो हमने वहाँ क्या देखा था कि अलग अलग राष्ट्र के लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं और वहीं निरंकुश संस्थानों के अवशेष वहाँ पड़े हुए हैं। निरंकुश का अर्थ हमने जाना था कि ऐसी व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई रोक ना हो, जैसे कि राजशाही, जिसमें राजा के पास सभी अधिकार होते थे और वह बिना किसी रोक के जो चाहे वह कर सकता था। तो ऐसी संस्थान सब टूटी पड़ी हैं, ध्वस्त पड़ी हुई हैं। ऐसा हमने सारियू के प्रथम चित्र में देखा। इसके साथ हमने देखा कि ऊपर से ईसा मसीह और फरिश्ते इस दृश्य पर नजरें बनाए हुए हैं। तो ईसा मसीह के द्वारा फ्रेडरिक सारियू ने क्या संदेश दिया था कि सभी राष्ट्रों के बीच भाईचारा हो। इसके साथ ही हमने पिछली वीडियो में रेनन का व्याख्यान भी पढ़ा था, जो उन्होंने सोरबोन यूनिवर्सिटी में दिया था। उस व्याख्यान में उन्होंने अपनी राष्ट्र को लेकर समझ बताई थी कि आखिर राष्ट्र क्या है। उन्होंने बताया था कि राष्ट्र समान धर्म, भाषा, नस्ल या क्षेत्र से नहीं बनता। इस विचार की उन्होंने आलोचना की कि कई लोग सोचते थे कि समान धर्म या समान भाषा या समान नस्ल या क्षेत्र के लोगों को एक राष्ट्र कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्र की कुछ आवश्यकताएं हैं और उन्होंने भूत, वर्तमान और भविष्य के अनुसार राष्ट्र की आवश्यकताएं बताई, जो थीं कि अतीत में समान गौरव होना, अर्थात एक राष्ट्र में जितने भी लोग हैं उन सभी के अतीत में गौरवशाली पुरुष, उनके लिए महान पुरुष समान होंगे। इसके अतिरिक्त वर्तमान में समान इच्छा तथा संकल्प। तो वर्तमान काल में एक राष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की इच्छा समान हो, उनका संकल्प एक जैसा होता है और एक राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों को भविष्य में साथ मिलकर महान काम करने की इच्छा रखनी चाहिए। तो यह रेनन की राष्ट्र की समझ थी कि आखिर एक राष्ट्र क्या होता है। अतीत में समान गौरव, वर्तमान में समान इच्छा व संकल्प और भविष्य में साथ मिलकर महान काम करने की इच्छा। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, जिसे उन्होंने क्या बोला था, एक लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार के बारे में कि किस प्रकार यूरोप में राष्ट्र का विचार उत्पन्न हुआ। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। जैसा कि आपको कक्षा 9 के अनुसार याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। और वह कौन था राजा?
वह राजा था किंग लुइस 16। तो 1789 के समय में पूरे फ्रांस पर किंग लुइस 16 का राज्य था और वह एक निरंकुश राजा था, अर्थात अपनी मनमानी करने वाला राजा, जिस पर कोई रोक टोक नहीं थी। उसका पूरे फ्रांस पर आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। तो ये मुख्य बात है कि तब क्या हुआ, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो जितनी भी राजनीतिक शक्तियां थीं और संवैधानिक शक्तियां थीं, उनमें बदलाव हुए, राजनीति और संविधान में बदलाव हुए। और जो प्रभुसत्ता थी, जो भी सत्ता थी, वह राजतंत्र अर्थात राजा के पास से कहाँ चली गई, वह फ्रांसीसी नागरिकों के समूहों को मिल गई। तो हुआ क्या वास्तव में कि शुरुआत में सारी शक्ति एक राजा के पास थी, एक मुकुट ही सबसे ऊपर था, परंतु जब क्रांति हुई तो यह सारी शक्ति राजा से नागरिकों में चली गई। तो राजतंत्र की समाप्ति हो गई, क्रांति ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। तो जब क्रांति हुई तो उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम स्वरूप यह निश्चित हुआ कि जो नागरिक हैं, वे नागरिक ही सभी नियम बनाएंगे, वे ही अपने राज्य की नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो यहाँ जो मुख्य बात है वह क्या है, एक सामूहिक पहचान। तो फ्रांस के अंदर जितने भी लोग थे उन सब की एक ही पहचान हो, ऐसी कोशिश की गई। पितृभूमि ला पैट्rie और नागरिक ले citoyen जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। तो ला पैट्rie और ले citoyen, इनका अर्थ क्या है, एक तो पितृभूमि, जैसे हम मातृभूमि की बात करते हैं तो यहाँ पितृभूमि बोला गया है, और नागरिक अर्थात नागरिक को सर्वोपरि रखा गया। ऐसे जो विचार आए थे कि एक पितृभूमि है हमारी और सभी नागरिकों को अपने नियम निर्धारित करने का अधिकार हो, ऐसे जो विचार क्रांति द्वारा उत्पन्न किए गए थे, इन्होंने एक ऐसा समुदाय बनाया जिसके बल पर एक उत्तम संविधान बनाया जा सके। कैसा संविधान, जिसके अंतर्गत सभी को समान अधिकार प्राप्त हों। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। तो पहले क्या था, सफेद रंग का राजध्वज होता था, वह राजशाही का भी प्रतीक था। परंतु जब क्रांति हुई तो उन्होंने क्या किया, उस झंडे को नकारा और अपना एक अलग झंडा अपनाया, 3 रंग का एक तिरंगा अपनाया। ये जो झंडा तब अपनाया गया था, इसी के अलग अलग रूप आज फ्रांस में देखे गए हैं। कभी इसका रंग गहरा किया गया, कभी हल्का किया गया, और इसी से मिलता जुलता आज का वास्तविक फ्रांस का झंडा भी है। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। पहले स्टेट जनरल होती थी वह राजशाही राज्य में थी, परंतु अब उसका चुनाव कौन करने लगे, उसका चुनाव सक्रिय नागरिक करने लगे। ये आप ध्यान देना, कौन से नागरिक, सक्रिय नागरिक, ये आपको कक्षा 9 से याद होगा। और स्टेट जनरल का नाम भी बदल दिया गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया।
तो पहले स्टेट जनरल राजशाही में थी, उसको अब बदल कर क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। और उसमें जो भी सदस्य थे उनका चुनाव कौन करने लगे, उनका चुनाव फ्रांस के सक्रिय नागरिक करने लगे। इसके बाद हुआ क्या, परिणाम स्वरूप नई स्तुतियां रची गईं, अलग अलग शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ। और यह सब किस नाम पर हुआ, राष्ट्र के नाम पर। तो राष्ट्र के नाम पर कई स्तुतियां रची, अलग अलग लोगों ने शपथें ली और शहीदों का गुणगान किया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। तो एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था भी बनाई गई, जिसके चलते क्या हुआ कि फ्रांस का जितना भी भूभाग है उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए समान कानून होंगे। तो यदि कोई पश्चिमी फ्रांस में रहता है तो उस पर जो कानून लागू होंगे वही कानून दक्षिणी या उत्तरी या पूर्वी फ्रांस में रहने वाले लोगों पर भी लागू होंगे। हर नागरिक समान होगा, कोई उच्च स्तर का या निम्न स्तर का नहीं होगा, चाहे वह कहीं भी रहे, उस पर समान ही कानून लागू होगा। फ्रांस के एक जगह से दूसरी जगह, फ्रांस के अंदर ही अंदर यदि आप आयात या निर्यात करेंगे तो शुल्क नहीं लगेगा। और पहले क्या होता था कि अलग अलग जगह भार और नापने की एक समान व्यवस्था नहीं थी। आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक वस्तु का भार एक जगह कुछ और है तो थोड़ा ही दूर जाते ही उसका भार कुछ और माना जाता। तो यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई और पूरे एक भूभाग में, पूरे राष्ट्र में समान माप अपनाई गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। तो हमने इसमें क्या देखा कि राष्ट्र के नाम पर कुछ बदलाव हुए और वे बदलाव क्या थे। पहला बदलाव यह कि फ्रांसीसी तिरंगे ने राजध्वज की जगह ले ली, तो वहाँ जो सफ़ेद रंग का राजध्वज था उसको बदल दिया गया और नया फ्रांसीसी तिरंगा, 3 रंग अर्थात तिरंगा, 3 रंगों का जो भी ध्वज होता है उसे तिरंगा कहते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक तिरंगा है, वैसे ही फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज भी एक तिरंगा है क्योंकि उसमें 3 रंग हैं। तो क्रांति के द्वारा फ्रांसीसी तिरंगे को अपनाया गया। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। पहले जो स्टेट जनरल थी उसका नाम बदला गया और क्या रखा गया, नेशनल असेंबली। चुनाव में सक्रिय नागरिक अपना मत देने लगे, सक्रिय नागरिक समूह द्वारा चुनाव किया जाने लगा और अपने इतिहास को, क्रांति को अमर करने के लिए नई स्तुतियां रची गईं। लोगों ने देश को आगे बढ़ाने की अलग अलग शपथें लीं और क्रांति में जो भी लोग शहीद हुए उनका गुणगान करके उन्हें याद किया। तो ये सारे बदलाव तो हुए थे एक राष्ट्र के लिए कि यदि एक राष्ट्र को बनाना है तो ऐसे बदलाव करने होंगे। इसके अतिरिक्त जब राष्ट्र को चलाने की बात आई तो प्रशासनिक व्यवस्था भी अपनाई गई। पहले तो राष्ट्र बनाना हुआ तो उस राष्ट्र को बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए और जब एक राष्ट्र स्वयं को घोषित कर लिया गया तब प्रशासन की बात आई कि प्रशासन कैसा हो। तो जब प्रशासन बना उनका तो उन्होंने क्या कार्य किए, उन्होंने सबसे पहले तो यह निश्चित किया कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो। नागरिक कहीं का रहने वाला हो, कोई भी कार्य करने वाला हो, उसके लिए कानून सदा समान रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति कर दी गई। यदि आप एक राष्ट्र में रहते हैं तो एक राष्ट्र के एक छोर से दूसरे छोर तक कुछ भी ले जाने पर, कोई भी आप कार्य करेंगे उसमें आयात या निर्यात का शुल्क नहीं लगेगा।
इसके बाद मापन की समान व्यवस्था की गई। और क्या किया गया? मापने की व्यवस्था समान की गई, ताकि यदि किसी वस्तु का भार एक जगह 2 किलो है तो दूसरी जगह भी वह 2 किलो ही माना जाएगा। और क्षेत्रीय बोलियों का दमन किया गया। हमारे भारत में क्या कई सारी क्षेत्रीय बोलियां हैं, परंतु फिर भी मुख्य बोलियां 21 हैं। जैसे हिंदी एक भाषा है, उसके अंतर्गत अवधी भाषा, ब्रज भाषा सभी आती हैं, खड़ी बोली भी आती है। उसी प्रकार फ्रांस में जो कई सारी क्षेत्रीय बोलियां थी उन्हें दबाया गया। हमने अपनी भाषाओं को दबाया नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी भाषाओं को हतोत्साहित किया कि अलग अलग भाषाएं नहीं बोली जाएं, बल्कि उनकी जगह क्या किया जाए, पेरिस में जिस प्रकार की फ्रेंच भाषा बोली जाती है उसी भाषा को अपनाया जाए, उसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा भी की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। तो क्रांतिकारियों ने फ्रांस में तो अपना कार्य कर लिया, फ्रांस को तो एक राष्ट्र बना लिया, परंतु उन्होंने क्या बोला कि ये जो फ्रांस है, ये फ्रांस तक की बात नहीं, ये पूरे यूरोप को ऐसे शासकों से मुक्त कराए। ऐसी उन्होंने अपनी विचारधारा मान ली। उन्होंने सोचा कि फ्रांसी क्रांतिकारियों का काम सिर्फ और सिर्फ फ्रांस को ही ऐसे राजशाही से मुक्त कराना नहीं, बल्कि संपूर्ण यूरोप को मुक्त कराना है। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। तो पहले क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई। क्रांति के परिणाम स्वरूप राजशाही को उखाड़ फेंका। जो राजशाही फ्रांस में चल रही थी, किंग लुइस 16 जो वहाँ था, उसको वहाँ से हटा दिया गया और सारा राज्य नागरिकों के हाथ में दिया गया। साथ में उन्होंने घोषणा की कि यह सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में नहीं रहना चाहिए, यह जो सोच है वह पूरे यूरोप में फैले। तो इसके लिए उन्होंने ये घोषणा की कि अगर पूरे यूरोप में कोई भी चाहता है कि इस राजशाही से मुक्ति हो, उसके लिए फ्रांसीसी सेना मदद करेगी। इससे प्रभावित होकर वहाँ पर सबसे पहले तो छात्र जो भी थे, अलग अलग देशों में, अलग अलग राष्ट्रों में जो भी छात्र थे, वे उनसे मिले और साथ में जो भी शिक्षित मध्य वर्ग के लोग थे वे भी मिले और उन्होंने भी फ्रांस जैसे जैकोबिन क्लब बनाए। आपको याद होगा कक्षा 9 में जैकोबिन क्लब के बारे में आपने पढ़ा था। तो आप कक्षा 9 की इतिहास को एक बार रिवाइज कर सकते हैं, आपके पास अभी काफ़ी समय हो तो कक्षा 9 की फ्रांस की क्रांति को भी एक बार फिर से जल्दी से पढ़ लें। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। तो ये तो हमारा फ्रांस है। क्या है इधर? फ्रांस है हमारा इधर। इस फ्रांस ने क्या किया कि फ्रांस ने जो इटली है और इधर जो बेल्जियम है और स्विट्ज़रलैंड है, इन सभी देशों में सेना भेजने का निश्चय किया। यहाँ अलग अलग देशों में क्या था, अलग अलग राजा थे और फ्रांस राजा से अब मुक्त हो गया, वहाँ की सारी सत्ता लोगों के हाथ में थी। तो उन्होंने क्या निर्धारित किया कि फ्रांस दूसरे राज्यों को मदद करेगा, इटली में सेना भेजेगा, स्विट्जरलैंड में भेजेगा। और उनमें मदद कौन कर रहे थे? ये जो छात्र थे या शिक्षित मध्य वर्ग के लोग थे जिन्होंने जैकोबिन क्लब बनाए थे। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेश में ले जाने लगी। तो पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद आया, वहाँ राष्ट्र का विचार पनपा और वहाँ से इन क्रांतिकारी लोगों ने
युद्धों को शुरू किया और यह निश्चित किया कि फ्रांसीसी सेनाएं इस राष्ट्रवाद के विचार को अलग अलग सभी देशों में ले जाएंगी। तो यह था फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार के बारे में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि नेपोलियन ने किस प्रकार फ्रांस में बने इस तंत्र को बर्बाद किया और राजशाही को वह वापस लाया, परंतु उसने कुछ सुधार भी किए। तो ऐसे क्या सुधार थे? आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके अतिरिक्त हमारी वेबसाइट idclasses.com पर आपको इस पाठ के सभी नोट्स मिल जाएंगे। साथ में इस पाठ का एक टेस्ट भी होगा ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि आपकी बोर्ड पेपर की तैयारी पूरी है। धन्यवाद।